अमेंडमेंट हो जाएगी, हमारा गुजर बसर ठीक हो जाएगा। लेकिन जितना झूठ, जितना फ्रेब बीजेपी सरकार ने किया है, इतना पिछली सरकारों ने नहीं किया। पिछली सरकार अगर कुछ कहती थी तो उस पर थोड़ा अमल भी करती थी। लेकिन मैं बात ये कहना नहीं चाहता, लेकिन आज मैं मीडिया आपके ये बात कहना चाहता हूँ, जितने भी बीजेपी पर लाल कपड़े या टीका लगाते हैं, जो कैजुअल लेबर के खून के लगाते हैं, जो उन्होंने अपनी मेहनत से डिपार्टमेंट को, स्टेट को चलाया है, ये इनके खून के धब्बे हैं, इनके माथों पर, इनके जो गले में कपड़े हैं। जब तक ये हमारा मसला हल नहीं कर, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। 2014 में हमने उनके को मौका दिया था, लेकिन जो आने वाले 6-7 महीने आ रहे हैं ना, इनको बताएं कि डेली वेजर क्या है, इसकी ताकत क्या है, आने दो फिर बताएंगे। वेट एंड वॉच मनियाल साहब, वेट एंड वॉच। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज जिस तरह से बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनसे जब बातचीत होती है डेली वेजर्स को लेके, यहाँ तक कि जो उनके मैनिफेस्टो में उनके द्वारा जो वादे किए गए थे, आज वो वादे भी वो लोग भूल चुके हैं। और जो 2014 में खुद नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए जो वादा किया था, जब भी हमारी सरकार आएगी हम डेली वेजर्स को पक्का करेंगे, वो वादा भी बीजेपी के सीनियर लोग जो हैं वो भूल चुके हैं। हमारे साथ लगभग 6 डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट्स हैं अलग अलग, ये हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम से शुरुआत करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट है और क्या दिक्कतें आ रही हैं और किस तरह से देखते हैं ये जो सब व्यूज़ आ रहे हैं? RGN के PHI ट्रेंड एंड CP वर्कर एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी भानु प्रताप सिंह। जैसे आज हमने 2-4 दिनों के मनियाल साहब की हमने देखा, उन्होंने मनियाल साहब बोल रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये अनपढ़ लोग हैं। पहले मैं मनियाल साहब को ये बताना चाहता हूँ, आपको राजनीति में आए हुए भी, आप कैबिनेट में भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। सबसे पहले तो जहाँ तो आपने होमवर्क करना चाहिए था कैजुअल लेबर के ऊपर। ये डिपार्टमेंट से जितने भी एसेंशियल सर्विस के डिपार्टमेंट आते हैं, चाहे वो PWD है, चाहे वो PHE है, चाहे वो PDD है, जब ये डिपार्टमेंट बनाए गए, ये डिपार्टमेंट बनाए गए थे 1962 में। उस टाइम से लेकर 2021 तक कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें चली गई। आज तक इस डिपार्टमेंट के लिए जितने भी मुलाजिम हैं, एक जॉब को छोड़कर जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जॉब आती थी 1962 से लेकर 2021 तक, वो सिर्फ एक ही जॉब थी JEE की, जिसको डायरेक्ट आते थे डिप्लोमा होल्डर। बाकी नीचे वाला जितना भी स्टाफ था, फील्ड स्टाफ है, वो सिर्फ लगाए गए थे एक एज ए कैजुअल लेबर लगाए जाते थे। सबसे पहले इन्होंने होमवर्क तो किया नहीं है, क्योंकि जो एक पैराशूट से लैंडिंग हुए हैं, डॉक्टरी में की प्रैक्टिस करने के बाद सीधे जैसे भी हौच पाँच लगाया, राजनीति में अपना आगे। राजनीति में आते इन्होंने ना तो मनियाल साहब ने क्या बोलते वो पूरे 1962 के वो पढ़े हैं, पूरा SRO कौन सा लगा था और डिपार्टमेंट एसेंशियल सर्विस कैसे चलती थी 2021 तक। आज भी जो लोग हैं, चाहे वो लाइन मैन है, चाहे वो गैंती बेलचा मारते हैं, जितने भी कैजुअल, आज तक उनके लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं है गवर्नमेंट के पास, कोई भी रिक्वायरमेंट पॉलिसी नहीं है कि जिसके तहत इनको फीटर लगाया जाए, लाइन मैन लगाया जाए। गवर्नमेंट को सब पता है कि अगर हमने किसी को फीटर लगाना होगा, किसी को लाइनमैन लगाना होगा, उसको पोल पर चलाने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे बेल्ट फोर्स में दी जाती है। आते ही किसी को गन नहीं दी जाती, पहले उसको पूरी उसकी जो है उसकी एक ट्रेनिंग दी जाती है। डिपार्टमेंट को सब पता है, डिपार्टमेंट बकवास करती है। A पार्ट में बीजेपी बैठी है, B पार्ट में LG साहब बैठे हैं, C पार्ट में फिर से बीजेपी के 25 MLA बैठे हैं। जम्मू कश्मीर में सारी दुनिया को पता है कि यही सियासत जो है चला। LG किनका है? पहले मंत्री थे जी, वो राज्यसभा में रेल मंत्री थे, मनोज सिन्हा जी। किसकी सरकार में राज्य मंत्री थे वो रेल में? नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एज एक पॉलिटिशियन आए। आते ही हार जाने के बाद उनको LG लगाया गया जम्मू कश्मीर में। दूसरे नंबर पे जो आज लोग बहुत बड़े बातें करते हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो में कुछ नहीं लिखा है कि रेगुलाइजेशन के लिए, बिल्कुल ठीक बोलते हैं। जहाँ तो इनको जिन्होंने इनकी जो अध्यक्ष साहब रविंदर रैना जी और जुगल जी ये बोलते हैं कि जो हमने बायोमेट्रिक करवाई, ये लोग एक तरफ से बोल रहे हैं कि हम लोगों ने इन लोगों को 60,000 लोगों को हम लोगों ने इनको बायोमेट्रिक। इसका मतलब जो सरकार मानती है ना, किसी के मनियाल साहब अपने घर से तो पैसे नहीं दे रहे हैं ना, बिल्कुल पैसा तो खजाने से आ रहा है ना। 225 के हिसाब से जो एज पर रेट था गवर्नमेंट का, चाहे 70 पे दिहाड़ी थी, 110 थी, 125 थी, 150 थी, आज 225 है। ये एक खजाने में से पैसा आ रहा है, किसी के घर से पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा। जहाँ तो मनियाल साहब ने जब मैनिफेस्टो जब बन रहा था, रविंदर रैना जी और जुगल किशोर जी, जिनकी जहाँ तो ये आपस में बैठ के कोई होमवर्क नहीं करते कि मैनिफेस्टो क्या है। एक आदमी घर में सोया रहता होगा तो दूसरा बंदा मैनिफेस्टो जो चेंज करता। आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। 12वें नंबर पे इन्होंने साफ लिखा है रेगुलाइजेशन ऑफ डेली वेजर एंड कैजुअल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर कि ये हमारे साथ वादा किया गया है। हमारे साथ जो वादा किया गया था,
चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था दिल्ली में हमारे लोगों के साथ मिलकर, ठीक है। हम भी एलजी साहब से मिले, उन्होंने यही बात उस टाइम बोली थी, जैसे भी हमारी डीडीसी की इलेक्शन खत्म होगी उसी टाइम आप लोगों का जो ऑर्डर है वो उसी टाइम बाहर आएगी आपकी पॉलिसी। ना तो जी ऑर्डर आया है, चलो और कुछ नहीं। ये मैनिफेस्टो जो है, ये मिस्टर मनियाल है, जो मैनिफेस्टो में आपको अमर उजाला की पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, युवा को नौकरी स्थायी कर्मियों को नियमित किया करने का वादा किया गया है। जैसे हमारी डीडीसी इलेक्शन खत्म होगी, जहाँ तो वो होमवर्क नहीं करती है बीजेपी के जितने भी 25 हम जान में आपस में तालमेल नहीं है। एक तरफ अध्यक्ष साहब हमारे रविंद्र राणा जी हमारे साथ एलजी के साथ मिलने गए, जुगल किशोर जी मिलने गए, वो आज भी बोलते हैं कि जैसे हमारी सरकार आएगी, जैसे हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, सबसे पहला आप ही को रेगुलाइज किया जाए। और मनियाल साहब बोलते हैं कि ये अनपढ़ लोग हैं, अगर ये परमानेंट हो गए तो ग्रेजुएट कैसे रहेगा। सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूं, जनाब ऐसे डिबेट करना चाहते हो तो फ्रंट पूरा डिबेट करने को तैयार है, मीडिया में आकर आप भी आ जाएं अपने लोग लेकर, हम भी तैयार हैं पूरे। किस जगह पे उन्होंने बताया था कि 8वीं पास ग्रेजुएट बंदा क्या लाइनमैन बने चलेगा, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। फीटर जो बाल ठीक करेगा, वो पूरी पाइपें ठीक करेगा, गैंती बेलचा मारेगा, क्या ग्रेजुएट गैंती बेलचा मार सकता है? अगर 25 साल से एनसी ने बलात्कार किया गया कैजुअल लेबर का, कांग्रेस ने बलात्कार किया कैजुअल लेबर का, पीडीपी ने बलात्कार किया कैजुअल लेबर का, 7 साल से हमें एक नया चेहरा दिखाई दिया गया कि बीजेपी कभी सियासत में और कभी हमारी कुर्सी पे नहीं बैठी है। जे लोग अगर हम इनको वोट देकर पहुंचाएंगे, क्या पता है जे लोग हमारा काम करें। लेकिन आज हमें पता चल गया एक चीज का साफ, इन लोगों ने अपना रोल मॉडल बनाया एनसी को, पीडीपी को। जो उन लोगों ने किया है हम भी वही लोग करेंगे। अगर 7 साल के बाद सरकार इनकी है, एनसी के पास जब हमारी नेगोशिएशन, एनसी वाले बोलते थे यार हमारे पास अभी खजाना इतना खुला नहीं है, हमने सोचा बीजेपी के आने के बाद ए पार्ट में आ गए डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी, खजाने बहुत खुले हैं, बी पार्ट में एलजी साहब आ गए, सी पार्ट में जे आ गए 25 के 25। लेकिन आज भी क्यों खजाने बंद है हमारे लोगों के लिए? आपने देखा होगा कितना अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी का आया। कैप्टन ने, पंजाब सरकार ने, कैप्टन साहब उनके चीफ मिनिस्टर कैप्टन साहब ने 60,000 लोगों को एकदम से परमानेंट कर लिया। वो तो एक स्टेट है, उन्होंने स्टेट के खजाने खोल दिए एक 60,000 लोगों के लिए। और जब भी इनको बारी आती है इनसे कोई बात करने की, जे लोग एक ही बात बोलते हैं कि हमारे पास खजाने में पैसे नहीं, हम लोग इनका काम करेंगे। कब काम करोगे? लाइनमैन की बाजू कट गई, मर गए कैजुअल लेबर। जो हमारे लोग हैं वो 60,000 के बाद, बीजेपी के आने के बाद क्या हुआ? जितनी लोगों की 60 साल की उम्र थी उन लोगों को एक बाहर का रास्ता दिखाया गया बीजेपी सरकार ने। अगर हमने पीडीपी को भी बाहर निकाला, एनसी को भी बाहर निकाला, कांग्रेस को भी बाहर निकाला कि 25 साल से हम बताना चाहते हैं कि उन्होंने सिर्फ बलात्कार और शोषण किया गया है कैजुअल लेबर का, तब आकर हमने बीजेपी को पूरा सपोर्ट किया। डीडीसी इलेक्शन से पहले एलजी साहब से मुलाकात की गई जम्मू में, जिसमें रविंद्र राणा जी भी थे और जुगल किशोर जी भी थे। उसी टाइम, उससे पहले एक हफ्ता नेगोशिएशन की गई डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, हमारे ही लोगों ने की गई, हमारा ही पार्ट गया। उन्होंने भी आकर बोला कि हम मिनिमम वेजेस एक्ट देंगे। लेकिन सब तरफ से धोखा किया गया, सब तरफ से बलात्कार किया गया, सब तरफ से सिर्फ एक ही चीज पे चला गया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। उन्होंने हमें बोला कि इस टाइम हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे भी हमारी डीडीसी इलेक्शन खत्म होगी हम आपको जो है परमानेंट की एक पॉलिसी दी जाएगी और आपको परमानेंट किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मनोज सिन्हा जी को, एलजी साहब को और स्पेशल करी होम मिनिस्टर जी को कहना चाहता हूँ, जो 61,000 लोग हैं इनके लिए खजाने जितनी जल्दी होते हैं खोले जाए, नहीं तो आपको आने वाले दिनों में आपको खुद पता चल जाएगा। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, इस बार अगर जहाँ जहाँ ये लोग मीटिंगें करेंगे वहाँ वहाँ हमारे प्रोग्राम होंगे। हम लोगों में जाकर बोलेंगे इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। हमारे घर में जाकर आप देखें, हमारे लोगों के बच्चे मर गए, बच्चे बाप मर गए, 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट का रास्ता दिखाया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जितनी जल्दी होता है इनके लिए एलजी साहब खुद 60,000 अगर कैप्टन साहब कर सकते हैं, पंजाब सरकार में चीफ मिनिस्टर कैप्टन साहब ने 60,000 लोगों को एकदम से खजाने खोल के उनको परमानेंट पॉलिसी दी गई है। और हमें क्या प्रॉब्लम है? क्या रहे कि अब 370 तोड़ने का, हमें बहुत उम्मीद थी कि 370 तोड़ने के बाद सौतेली माँ वाला व्यवहार नहीं होगा, लेकिन आज भी वर्कर के साथ जो है सौतेली माँ वाला व्यवहार कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट भी और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन भी। शुक्रिया। जय। निखिल जी, निर्मल सिंह जी कह रहे हैं कि पीडीडी वालों के लिए एक खास सौगात है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो करवाई जा रही है और डेली वेजेस को पक्का करना है। चीफ मिनिस्टर बीजेपी का आएगा फिर होगा, उम्मीद है हो जाएगा। सर वो हमारे डिप्टी सीएम भी रहे, हमारे डिपार्टमेंट के वो मंत्री भी रहे।
तब भी उस टाइम हमारी फाइलें उनके पास थी, वो उस टाइम नहीं कर सके, तो अब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो क्या करेंगे। दूसरी बात रही इंश्योरेंस पॉलिसी, अभी तक ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, इन्होंने की होगी लेकिन ग्राउंड लेवल पे भी किसी को मिलनी चाहिए जिसकी टांगें कटी हैं, बाजू कटी है, मर गए हैं। इन दिनों में आपके सामने हमारे कम से कम 4-5 भाई मर गए हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ निर्मल सिंह जी को, जब आपके पास फाइल थी वहाँ कश्मीर में 2010 तक रेगुलर कर दिया आपने, जम्मू संभाग में आज तक 97 तक ही हैं। पीडीडी की बात कर रहा हूँ मैं, पीडीडी में SRO 381 के तहत, डोडा में भी 2010 तक हुए, राजौरी पुंछ में 2005 तक हुए, लेकिन जम्मू और कठुआ में अभी भी 97 तक, दोनों पार्ट में 97 तक हुए। यहाँ अभी भी लोग पड़े हुए हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, उनकी ही रहनुमाई में हुआ था ये, उस टाइम वो डिप्टी CM थे और हमारे पावर मंत्री भी थे। मैं मनियाल साहब को भी ये कहना चाहता हूँ, बार बार आती है कि ये अनपढ़ लोग हैं, लेकिन हमें बहुत सारे लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग भी हैं। अगर उस टाइम गैंती बेलचा मारने के लिए जिस जगह पे हमारे PHE के हो, जहाँ PDD की हो, चाहे बाकी अदर डिपार्टमेंट के, यहाँ ये लोग काम करते हैं। आप देखते हो कई बार जब पोल लगाते हैं वहाँ इतना गंद होता है, लेकिन वहाँ हमारे लोग करते हैं। एक ग्रेजुएट वहाँ काम कभी नहीं कर सकता, ये मैं यहाँ से आपको कह रहा हूँ। हमारे लोग वहाँ काम करते हैं, मर भी हमारे लोग रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं अनपढ़, एक अनपढ़ MP बन जाता है, एक अनपढ़ CM बन जाता है, लेकिन कैजुअल लेबर पे जब कोई बात आती है, जी ये अनपढ़ लगाए हुए हैं पिछली सरकारों ने, हमें इन पर उम्मीदें थी बहुत ज़्यादा, 25 MLA हमने जिता के भेजे, लेकिन ये उस पर भी खरा नहीं उतरे। जब जम्मू सूबे की बात आती है तब इनका यही होता है, चुप्पी साध लेते हैं, उनके काम नहीं करते हैं। मैं इनसे यही करना चाहता हूँ, DDC इलेक्शन में हमारा पार्ट, जैसे हमारे बानू जी ने बोला, मैं भी उस टाइम गया था, हमारी LG साहब से बात हुई थी। LG साहब ने वहाँ कहा था कि हम जो ये आपका है, ये जब DDC इलेक्शन ख़त्म होगी हम आपका परमानेंट जो करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। एक पार्ट जैसे वहाँ गया, बेजिस के लिए बोला गया आपका जो मिनिमम बेजिस एक्ट है लागू किया जाएगा, मुझे वो भी नहीं दिखा कभी ग्राउंड। कहने में बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आती है अपने मैनिफेस्टो में रख देते हैं कि आपका उसमें सबसे पेनाल्टी पर आ जाता है ये डेली वेजर का, जी ये हम करेंगे। लेकिन जब ये सिलसिला खत्म हो जाता है तब डेली वेजर अनपढ़ हो जाता है। उस टाइम डेली वेजर पढ़ा लिखा होता है, लेकिन जब डेली वेजर को देने की बारी आती है तब डेली वेजर अनपढ़ होता है, वादे भी भूल जाते हैं। ये जो वादे भी करते हैं भूल जाते हैं। और मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, हमने 25 MLA जो जिताए थे, इसलिए हमने उस टाइम तन मन धन से जोर लगाया था, 60,000 लोगों ने। अब DDC इलेक्शन थी तब भी हमारी, आपको पता है, हमने BJP कार्यालय का गिराव किया, हमने MP साहब का भी किया, रैना साहब के वहाँ भी किया, शमशेर मनासी के घर पे भी किया। तो फिर भी उसके बाद इन्होंने, अगर ये एक पार्ट कह रहा है ये अनपढ़ है, दूसरा पार्ट खुद हमें LG साहब के पास लेके जाता है, वहाँ जाके बातचीत करवाता है कि इनके जेन्युइन मसले हैं, यही लोग ग्राउंड पे काम करते हैं। तो फिर इनको, मुझे समझ नहीं आ रही, शर्म क्यों आ रही है। इन्होंने तो हमें रेगुलर करना चाहिए, अब नहीं तो कब। अभी आने वाले दिनों में इलेक्शन भी आ जाएगी। अगर ये हमारा ये ऐसा सिलसिला चल रहा है जैसे ये बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा 60,000 लोग क्या करेंगे। तो उसके पहले इनको ये रेगुलर कोई पॉलिसी हमारी बनानी चाहिए। हम यहाँ से बान करते हैं इनको। जय हिंद, जय भारत। नाम राजन शर्मा, एग्रीकल्चर। भैया सबसे पहले मैं बात करूँगा मनियार साहब के ऊपर, जिन्होंने बात की है। भाई ये बोलते हैं हमारे लोग अनपढ़ हैं। मैं तो ये हमें अनपढ़ बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ये अनपढ़ है, ये खुद अनपढ़ है, क्योंकि इन्होंने खुद मैनिफेस्टो में दिया हुआ है। क्योंकि 12वां कॉलम पे जैसे बानू जी ने बताया उसमें लिखा हुआ है इन्होंने। तो मेरे ख्याल से अनपढ़ जो हैं हमारे लोग नहीं हैं, ये है मोदी जी की देन। ये जो जीते हैं ना, मोदी जी की वजह से जीते हैं ये लोग। हम लोगों ने मोदी जी के पीछे उनको वोट दिया। आने वाला टाइम जो आ रहा है ना, इनको मैं वार्न करना चाहता हूँ, इनको समझाना चाहता हूँ, इस बार मोदी जी की वजह से आप लोगों को कोई वोट नहीं देगा, ठीक है। मैं इनको बताना चाहता हूँ 1300 के करीब इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा डेली बेसर है। 1300 को 10 के साथ भी जरब दोगे ना, हमारे हो जाएंगे 13,000। तो 3,000 4,000 के साथ जीते हैं सारा टोटल 3,000 के साथ। तो हम अपने, अगर वैसी बात आई, हम अपने बंदे इनके सामने पीछे लगाएंगे, इनके खड़े भी करेंगे। जहाँ पे ये मीटिंग करेंगे इनके पीछे हमारी रैली होगी। जहाँ से जैसे ये करके जाएंगे उसके पीछे हम करेंगे, और लोगों के घर जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लोगों के हाथ बांधेंगे। भाई इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, आप प्लीज़ अपने बच्चों के लिए इनके साथ इनके पास मत भेजो इन लोगों को। मेरे ख्याल में तो इसको वो नहीं आता होगा कि हमारा राष्ट्रीय गीत भी नहीं लिखना आता होगा इसको,
ये जो बात कर रहा है भाई ये पढ़े लिखे नहीं है। जब हम लगे थे 20 साल पहले लगे थे भाई, हम आज थोड़ी लगे हैं, 20-25 साल हो गए। देखा कि आपने किसी डेली बेसर लगा हुआ देखा किसी एमएलए का बेटा, एमपी का बेटा? हम लोगों ने 25-25 साल 30-30 साल नौकरी करनी है, उसके बाद ये लोग आ जाते हैं, क्या नाम है, ये 5 साल नौकरी कर बोर्ड लेते हैं हमसे हाथ बांध के, उसके बाद 5 साल के बाद इनकी पेंशन शुरू हो जाती है। हमारे डेली बेसर अब ऐसे के पैसे हैं, हमारी पेंशन भी नहीं है, हमें एक एसओ दिया इन्होंने। अगर हम अनपढ़ थे, कुछ भी नहीं थे, हमें इनको लगता था भाई ये नहीं है, तो आपने 520 क्यों बनाया? अगर 520 आपने बनाया, आपकी गवर्नमेंट ने बनाया ना, तब ये कहाँ पे बैठे थे? बीच में बैठे थे ना जब 520 बना, तब ये लोगों को मिठाइयाँ बांट रहे थे, लोगों को बोल रहे हैं हमने डेली वेजर का काम कर दिया। अब हमें ये बोल रहे हैं भाई अनपढ़ हैं ये। हम यही कहना चाहते हैं, अभी भी इनके पास मौका है, आप लाइन पे आ जाओ, हमारा एलजी के पास जाओ, हमारा मसला जानुन मसला है, अगर नहीं हल हुआ तो आने वाले दिनों में इनको बहुत परेशानी बनेगी, ये आप देख लेना। तो दीपक जी, इलेक्शन से पहले जो है वादों की बौछार भी होती है और कुछ हद तक साथ भी दिया जाता है, लेकिन इलेक्शन के बाद सब वादे भी भूल जाते हैं, वो कॉलम भी भूल जाते हैं। हालांकि गूगल पे भी आप सर्च करेंगे मैनिफेस्टो बीजेपी का, तो सामने दिखता है 12 नंबर सीरियल नंबर पे जो उनका ये आपके साथ किया गया वादा है। लेकिन इतने दिग्गज नेता, मंत्री रहे हुए लोग और साफ तौर पे इनकार कर देना कैसे देखते हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हमारे साथियों ने भी कहा, हमें बड़ी सारी उम्मीद थी पार्टी पे, बीजेपी की पार्टी पे, कि जैसा हमारी पिछली सरकारों ने, पिछली पार्टीज़ ने जो हमारे जम्मू कश्मीर के मुलाजमों का जो हाल किया, जैसे उनको ट्रीट किया, इस पार्टी पे एक विश्वास था कि हमारी सरकार आप लाओ। आपको पता होगा 14-15 में जब इन इलेक्शन से पहले हमारा फ्रंट स्ट्राइक पे था, बीजेपी की पूरी जो इनके मेन सीनियर लीडरशिप है वो सारे हमारे बीच में आए और हमारे धरनों में आए, और हमारे उस टाइम हंगर स्ट्राइक चल रही थी, इन्होंने हमारी हंगर स्ट्राइक ख़त्म करवाई और इन्होंने हमसे वादे किए कि इस बार अगर आप लोग हमारा साथ दोगे तो आप यकीन मानो हम फर्स्ट टाइम सरकार में आएंगे और फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका मसला हम हल करेंगे। तो देखिए डैंग साहब, हम लोगों को भी एक विश्वास बना कि हमने ऑल पार्टीज़ को देख लिया है, क्यों ना इस बार हम बीजेपी को देखें, इनके वादों को देखें। मगर उसके बाद 7 साल हो गए हैं, हम ये नहीं बोलेंगे ये अपने वादों से मुकर गए, हम ये बोलेंगे कि ये सबसे बड़े झूठे लोग हैं। एक तो इनमें लॉबीज़ हैं, इनका एक लीडर बोलता है इनका जेन्युइन मसला है, हम हल करवाएंगे, दूसरा बोलता है अनपढ़ हैं, तीसरा बोलता है कांग्रेस एनसी के लगाए हुए हैं। पहले तो इनकी आपस में ही नहीं बनती है, इनको आपस में बैठना चाहिए, आपस में डिसाइड करना चाहिए कि किस मुद्दे पे हम क्या बोलेंगे। इन्होंने क्या इलेक्शन लड़ने हैं, मनियाल साहब को भूल गया होगा 2,500 से 3,000 कैजुअल लेबर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है जो इनकी टांगे खड़े करेंगे इस बार। जो लोगों को, मुलाजमों को बोलता है अनपढ़ है, वो खुद अनपढ़ है, 12 नंबर पे लिखा हुआ है और इन्हीं का पार्टी का मैनिफेस्टो है। पेपर पे भी जब मैनिफेस्टो इन्होंने लॉन्च किया, ये साथ में बैठे हुए हैं और उसके बाद बोलते हैं ये अनपढ़ हैं। जैसे हमारे साथियों ने बोला, आप कोई ग्रेजुएशन करके आएगा, कुछ और डिग्रियां लेकर आएगा, क्या वो गैंती बेलचा मारेगा? क्या वो बाल खोलेगा? लोगों के घर में सप्लाइयाँ चेक करेगा? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। हम इनको ये नहीं बोलेंगे कि ये अपने बातों से मुकर गए, हम इनको बोलेंगे कि ये झूठे लोग हैं और आने वाले टाइम पे हम इनकी टांगे खड़ी करेंगे जम्मू कश्मीर में, दिखाएंगे इनको हम 61,000 डेली वेजर की क्या पावर है। बिल्कुल, शुक्रिया सर। आपका नाम? मेरा नाम सतीश है और मैं PWD से हूँ। सर, जैसे कभी कोई सीनियर नेता कोई बयानबाजी करता है, उससे अगर झूठ बोलेगा तो दिल दुखता है, बिल्कुल बड़ी परेशानी होती है। जैसे कि मनियाल साहब का और जैसे डिप्टी CM साहब जो हमारे थे पहले, नेमुल सिंह जी, उनका बयान आया, बड़े दुखी हुए। काफ़ी लोग हमें मतलब लोगों का सामना करना पड़ा और काफ़ी फ़ोन आ रहे थे कि ये क्या हो गया, ये क्या बोल रहे हैं वो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हमारे दीपक जी हैं जो हमारे साथी थे पहले। हमने 2014 में अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया था, हमारा था जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट। उसमें हम जब लास्ट में जब शानलाल शर्मा जी ने रिज़ाइन किया था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, हमारा प्रोग्राम चल रहा था। तो उस प्रोग्राम में डॉक्टर निर्मल सिंह जी, फ़रूक खान साहब और भी उनके साथ इनके साथी आए थे, वो मतलब गवर्नमेंट में भी रहे हैं, वो सारे आए थे उधर। और उन्होंने हमें वहाँ पे जूस पिलाया। जूस पिलाने के बाद बोला कि ये जो पुरानी गवर्नमेंट है इनके पास कुछ नहीं है, ये इनके पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती है आपके लिए, आप हमारा साथ दो
हम आपको करेंगे पर और करेंगे फर्स्ट कैबिनेट में हमारा होगा, मंत्री बनेंगे, उसके बाद जो सेकंड कैबिनेट होगी वो आपके लिए होगी और आपका रेगुलाइजेशन का मसला हल कर देंगे। इसी विश्वास को लेके हमने घर घर जाके अपने लोगों को समझाया कि ये जो पार्टी है पहली बार आ रही है और कम से कम हमें लगता है कि ये हमारा काम करेगी और साथ में ये हमारे बीच में रहते लोग हैं। पर उसके बाद हमें ऐसा महसूस हुआ सिर्फ चेहरे बदले हैं, बंदे वैसे ही हैं जैसे कांग्रेस वाले थे, जैसे पीडीपी वाले, एनसी वाले। इन्होंने खुद SR 520 निकाला, जैसे मेरे साथी बोल रहे थे, SR 520 निकाला, उसमें से कम हमारा 400-500 लड़का रेगुलर हो गया, वो रेगुलर तनख्वाह ले रहा है, सब कुछ हो रहा है। मतलब बिजली गिरनी थी सिर्फ कैजुअल लेवल पे, जो आगे दबा हुआ है उसको दबाने के लिए। ये जो आसार बन रहे हैं मुझे लगता है ये अच्छे आसार नहीं है बीजेपी वालों के लिए, ये हमारे लिए नहीं, क्योंकि ये उनके लिए मुश्किल आने वाला टाइम है जो उनके लिए है। मनियाल साहब क्या बोलते हैं ये उसको देखना पड़ेगा, उनके बारे में क्या होगा, उनकी कॉन्स्टिट्यूंस में उसके बारे में क्या होगा। जैसे मनियाल साहब वैसे भी बड़ी बार ऐसा हुआ है कि पब्लिक में बड़ी बार पंगे भी हुए हैं, जैसे हमने सुना है उनके लिए। एक्चुअल में जो बयानबाजी करनी है, पहले जैसे हमारे साथियों ने बोला कि होमवर्क होना चाहिए, कम से कम उसके पता होना चाहिए हमने मैनिफेस्टो में रखा है कि नहीं रखा है, हमने इनके साथ कैसे ट्रीट करना है। एक और मैं जवाब देना चाहता हूँ, हमारे जैसे लीडर पहले भी बयान आते थे बीजेपी वालों से कि ये पुरानी गवर्नमेंट के पाप का गड़ा है, ये उनकी घंटी है, ये है वो है। हमने बोला कि जब आप इलेक्शन में उतरे थे तब ये पाप की घंटी कहाँ थी? तब आपके गले में थी या उनके गले में थी? यहाँ के आप राया मोड़ में जो हमारी PM साहब की जो रैली हुई थी, आप कार में देख सकते हैं, और उसमें क्लियर कट बोला है कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आती है तो ये जो हमारे डेली बेसिस लोग हैं, जहाँ कंट्रेक्चुअल, जहाँ हार्ड आग जो लगे हुए हैं, हम सबको रेगुलर करेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, दिल्ली में बीजेपी का कौन सा लीडर नहीं गया? किसने नहीं? PM की कितनी रैली हुई, अमित शाह जी की कितनी रैली हुई, पर बेनिफिट हुआ? वोटर इतना समझदार है, वो बंदे को एक बार पहचान लेता है, जैसा वो हुआ। अभी पंजाब में देखिए, सिर्फ एक बार प्रोटेस्ट किया, जो कंट्रेक्चुअल लोग कंसोलिडेटेड रेगुलाइजेशन के लिए एक बार प्रोटेस्ट किया, पर CM ने हवा का रुख देखा और जट से उनको रेगुलाइज कर दिया। क्योंकि जिस बंदे ने 20 साल गवर्नमेंट को दे दिए, उसको बोलते हो आप ये अनपढ़ है, ये क्या कर रहा है? अब मुझे बताइए, ग्रेजुएट बंदा जड़ी काटेगा? आप अभी तक मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ सबकी नॉलेज के लिए, जो हमें सुन रहे हैं, जैसे बीजेपी लीडर वाले भी सारे, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि क्लास 4 की पोस्टें कभी भी यहाँ पे नहीं निकली। J&K में, स्टेट में कभी भी क्लास 4 की पोस्टें नहीं निकली। ज़रूरत के हिसाब से ये लगाते रहे, जो भी गवर्नमेंट आई, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सभी ने लगाए और उनको टाइम टू टाइम रेगुलाइज करते गए। पर 94 के बाद इन्होंने लगाए, क्योंकि काम किससे लेना है? इधर हमारे PWD में 16,000 पोस्ट खाली है, टोटल हमारा 2,000 काम कर रहा है लड़का। गवर्नमेंट के पास खुद अपने पास पैसे नहीं हैं कि पोस्टें फिल कर सके। अगर पोस्टें फिल नहीं कर सकते, जो लगे हुए हैं इनको रेगुलाइज करें ताकि आपका डिपार्टमेंट चलता रहे। हम चाहते हैं कि अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आपको लगता है कि पाप की घंटी है, मतलब मान लिया कि ये करप्शन है, हम मान लेते हैं कि हम करप्शन है। भाई अगर आपने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, 370 तोड़ दी, आपने राम मंदिर बना दिया, सब कुछ कर दिया, तो इनको बाहर निकाल दो, इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, आपने नए बंदे लगाओ जो आपके नहीं बीजेपी के लगाओ, आप कांग्रेस के छोड़ दो, आप बीजेपी के लाओ, वो आपको वोट देंगे। जो ग्रेजुएट बंदा नौकरी लेता है वो टेस्ट पास करके देता है, वो आपको कभी भी वोट नहीं देगा। ये इसी आस में देंगे क्योंकि हमारा तो लाइफ ख़त्म हो गई है, हमारे जो आने वाले बच्चों का टाइम है वो ठीक रहे। और मैं आपके माध्यम से एक बार और बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लास 4 की पोस्टें नहीं निकलती थी। क्लास 4 का काम ऐसे ही चलता था, ये लगाते थे और टाइम के बाद रेगुलर कर देते थे। इससे जो लगने वाला है 10-15 साल लगाता था, उसके बाद वो रेगुलर हो जाता था। पर ये जो अभी का वर्ग है, जो हमारा टाइम चल रहा है, ये तो 25-25 साल हो गया। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर दिया। मुझे बताइए, मैंने बड़ी बार पहले ही बोला है, कोई MLA सुसाइड क्यों नहीं करता? क्यों? उसको प्रॉब्लम नहीं है।
ये रूल बनाते हैं सिर्फ आम लोगों के लिए, अपने लिए कोई रूल नहीं है। जैसे मेरे साथी ने बोला कि एक अनपढ़ बंदा सीएम बन जाता है। अब मुझे बताइए, अगर एक कानून बनाने वाला अनपढ़ बना सकता है कानून, तो फिर गैंती बेलची चलाने वाला जो ग्राउंड पे काम करने वाला अनपढ़ बंदा काम क्यों नहीं कर सकता? यहाँ के बीजेपी के 25 एमएलए हैं, इनकी क्वालिफिकेशन चेक करें आप, तो आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे जो डिपार्टमेंट में काम करे वो अच्छे लोग हैं, जो वो देशभक्त हैं, या ये लोग देशभक्त हैं जो अनपढ़ भी होके ये सिस्टम चला रहे हैं। हमारा आपके माध्यम से यही कहना है कि हमें जो हमारा हक बनता है हमें हक दिया जाए। हम बिना शोर शराबे के हक मांगना चाहते हैं कि हम मिल जाए। बाकी रही बात नौकरियों की, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो आने वाले टाइम में जो हमारी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी। जैसे अपोजिशन ने चुप्पी साधी है, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे और बीजेपी को भी नहीं छोड़ेंगे। हमारा जब तो मसला हल नहीं होता, हम लगातार बने रहेंगे और लगातार प्रोग्राम चलेंगे। हमारा डिसाइड हो रहा है। और जो हमारा जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट था पहले, गवर्नर साहब के जाने के बाद हमारा थोड़ा हो गया कि शायद आज करते हैं, कल करते हैं। अगर नहीं होता तो हम दोबारा मैदानों में आएंगे और ज़ोरदार प्रोटेस्ट करेंगे, लगातार चलते रहेंगे। आपका धन्यवाद कि हमारी जो आवाज़ है आप जनता तक पहुँचाते हैं और गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। शुक्रिया सर। मैं देवीदास, डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर। पहले तो सर मैं चंद बिंदुओं पे बात करूँगा। पहले सर मनियाल साहब ने बोला कि ये अनपढ़ लोग हैं, ये डिपार्टमेंटों में कोई प्रॉपर तरीके से नहीं आए हैं। सबसे पहले जो भी इंसान होता है, कोई बयानबाजी करता है, पहले पिछली हिस्ट्री को देखता है। बिल्कुल। और JNK की यही हिस्ट्री है कि जो 4th क्लास का एम्प्लॉयज़ था तो वो ऐसे ही JNK को अपने काम से जाना जाता था और उसका पहले डिपार्टमेंट काम चेक करता था कि क्या ये लेबर का काम कर सकता है कि नहीं। अगर वो प्रॉपर ढंग से लेबर का काम कर सकता था तो उसको जॉब पे क्रिएट किया जाता था। 7 साल उसको पहले डेली वेजेस के तौर पे रखा जाता, बाद में उसको रेगुलाइज किया जाता था। लेकिन इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। फिर ये बोलते हैं कि जब हम इनकी यानी कि रेगुलाइजेशन की प्रॉपर यानी कि इनको करने वाले थे तो 61,000 से 1,20,000 हो गया। 2014 के बाद किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। चेयर पर कौन बैठा हुआ था? ये बैठे हुए थे। जब NC और कांग्रेस ने एक डाटा कलेक्ट किया था 2014 में ऑल डिपार्टमेंट का, जब हमारा एक उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया था रेगुलाइजेशन का, उन्होंने 60,909 कैजुअल लेबर का डाटा एक बनाया था ऑल डिपार्टमेंट का, 28 डिपार्टमेंटों का। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जब चेयर पे आप बैठे थे, सरकार आपकी थी, तो आपको ये बताइए कि 1,20,000 कैसे हो गया? इसका मतलब है कि आपने अपने बंदे बीच में एडजस्ट किए हुए हैं, तो उनका खमियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। जो हमने अपने डिपार्टमेंट को 15 साल 20 साल दिए हैं, जिन्होंने एवरेज हो गए, जिनकी ज़िंदगी निकल गई, उसका कसूरवार कौन है? 2014 में तो हम आपकी घंटे नहीं लगते थे, तब आप हमारे पास आते थे, बोलते थे हमको एक मौका दे दीजिए, हम आपको रेगुलाइज करेंगे, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका होगा। इन्होंने सर 2 ही मुद्दे तब रखे थे, एक 370-35 का, एक डेली वेजर का। 370-35 उन्होंने ख़त्म कर दिया, अब डेली वेजर रह गया। तो अब ये डेली वेजर को कैसे ख़त्म कर देंगे? कोई खंभे पे चढ़ के पीछे लाइट छोड़ते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, किसी को एवरेज करके छोड़ रहे हैं, किसी को सुसाइड करने पे मजबूर कर रहे हैं, ऐसे ख़त्म कर रहे हैं। रेगुलराइजेशन के बारे में अगर इससे पूछा जाए तो बोलते हैं हमारे पास अभी फंड्स नहीं है, खजाना नहीं है। अगर किसी प्रोजेक्ट में जैसे कमीशन आनी हो, उसके लिए हज़ारों करोड़ रुपये है, 24,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, तब पैसा है। लेकिन जब किसी की गिरीक में थाली में जब रोटी की बात आती है, तब इनके पास फंड्स नहीं होता है। जब वोट बैंक की पॉलिसी इनको करनी होती है, तब डेली वेजर ज़्यादा जाता है। फिर ये रेशो लगाते हैं कैसे साथ कितनी फैमिली है, कितने मेंबर हैं, उसी हिसाब से सर फिर ये बयानबाजी करते हैं। अपनी मैनिफेस्टो में खुद देते हैं ये कि हम इनको रेगुलाइज करेंगे। जब रेगुलाइजेशन के लिए जब कोई सवाल पूछा जाता है, ये बोलते हैं हम इनको रेगुलाइजेशन करेंगे। तो आपसे सवाल पूछते हैं मीडिया वाले से, आप बताइए सर, आप जब भी इनसे ये क्वेश्चन बोले, जब आप सत्ता में आए थे तो SRO 520 जो आपका बना था पोलिटिशियन गवर्नमेंट में, वो किस लिए बनाया गया था? आपने 2014 में जो बातें की थी, कैसे की थी? अगर जो 4th क्लास के जो एम्प्लॉयज़ ये लगे हैं, जितने भी कैजुअल लेवल लगे हैं, इससे पहले जो SRO 64 में जो 94 में पीछे नहीं जाता, मैं 94 की बात करता हूँ, जिनको आपने 17% से दिया, 28% दे दिया, वो कौन से प्रॉपर ढंग से आए हुए हैं? वो किस यानी एडवर्टाइजमेंट की तरफ उस डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, जिनको अपना 17% से 28% दे दिया। जब इन्होंने 370-35 उसको तोड़ा,
तो इन्होंने बोल दिया कि हम आपको मिनिमम वेजेस 18,000 पे करेंगे और परमानेंट को 7th पे कमीशन देंगे। 1 नवंबर 2019 को 4800 करोड़ रुपया इन्होंने परमानेंट एम्प्लॉयज़ का रख दिया। उस वक्त भी हमारा शोषण इन्होंने किया, हमारा गला दबा दिया, यहाँ से हमको कोई मिनिमम वेजेस नहीं दिया। हमने सोचा जो 520 में जो खामियां रह गई थी जो हमको इन्होंने दिया था, चलो मिनिमम वेजेस एक्ट जब इधर लागू होगा 18,000 पे आएगी, उसमें अमेंडमेंट हो जाएगी, हमारा गुजर बसर ठीक हो जाएगा। लेकिन जितना झूठ, जितना फ्रेब बीजेपी सरकार ने किया है, इतना पिछली सरकारों ने नहीं किया। पिछली सरकार अगर कुछ कहती थी तो उस पर थोड़ा अमल भी करती थी। लेकिन मैं बात ये कहना नहीं चाहता, लेकिन आज मैं मीडिया आपके से ये बात कहना चाहता हूँ, जितने भी बीजेपी बार लाल कपड़े या टीका लगाते हैं, जो कैजुअल लेबर के खून के लगाते हैं, जो उन्होंने अपनी मेहनत से डिपार्टमेंट को, स्टेट को चलाया है, ये इनके खून के दब्बे हैं, इनके माथों पर इनके जो गले में कपड़े हैं। जब तक ये हमारा मसला हल नहीं कर, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। 2014 में हमने उनको एक मौका दिया था, लेकिन जो आने वाले 6-7 महीने आ रहे हैं ना, इनको बताएं कि डेली वेजर क्या है, इसकी ताकत क्या है, आने दो फिर बताएंगे। वेट एंड वॉच मनियाल साहब, वेट एंड वॉच। चलें, शुक्रिया सभी का हमारे साथ अपने व्यूज़ साझा करने के लिए। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट जो लीड करते हैं, और एक आईना दिखाने की जो कोशिश एक बीजेपी की सरकार या बीजेपी की नेताओं को, जो लोग आज की डेट में ये भूल चुके हैं कि उनके द्वारा मैनिफेस्टो में क्या वादे किए गए थे, रैलीज़ में क्या वादे किए गए थे, वो एक आईना जो है इनके द्वारा दिखाया गया है। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।